राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, मैंने आपसे दोस्तों पहले ही बोला था कि मैं आपको डेली पीवाईक्यू कराऊंगा और आपके 10 दिन में आपको ऐसा सिलेबस करा दूंगा, इतने पीवाईक्यू के सेट लगवा दूंगा कि आपका 50% पेपर इसी से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, समय न व्यर्थ करते हुए चलते हैं जल्दी से। हमारा जो ये जो पेपर है वो 5 जनवरी का 2022 का शिफ्ट, शाम की शिफ्ट का है, दूसरी शिफ्ट का है। तो चलते हैं दोस्तों, पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ का। और उम्मीद है इस बार जेआरएफ लेनी है, क्योंकि अगली बार से सिलेबस चेंज हो रहा है। तो अब तक जो आपने मेहनत करी है उसका फल इसी बार ले लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका के अध्ययन करें जिसमें किसी अस्पताल द्वारा रक्त समूह का पता लगाने के लिए किसी विशेष माह में एकत्र किए रक्त नमूने की संख्या कोष्ठक में दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। तो दोस्तों, ये आपकी जो तालिका दी है, आपने अब तक जितने भी सेट लगाए हैं, मैंने आपको जितने भी सेट लगवाए उसमें लगभग एक तालिका जरूर आती है। एक जो कि पहले ही होती है या बीच में भी हो सकती है, लेकिन एक तालिका जरूर आएगी। इससे 5 प्रश्न जरूर आएंगे। एक दोस्तों पैराग्राफ जरूर आएगा जिससे आपके 5 प्रश्न जरूर बनेंगे। आपने ये देखा होगा। और आपके बुक्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं दोस्तों पेपर 2 में, और इसमें भी बुक्स का या आपके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। तो तालिका को पढ़ लेते हैं। अस्पताल रिपोर्ट किया गया रक्त समूह, अस्पताल डब्ल्यू, अस्पताल एक्स, अस्पताल वाई, अस्पताल जेड, चारों के नाम दिए हैं। 1000, 500, 1000, 500। ठीक है, सबकी कैपेसिटी दी है। तो चलिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये 4 ये दिए हैं, सब में आंकड़े दिए हुए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर इसका ये देख लेते हैं कि पहला आखिर प्रश्न है क्या। किस अस्पताल ने सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए हैं। तो आप नेगेटिव यहाँ पे 2 हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, है ना। तो वो पूछ रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें से किस अस्पताल ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। अस्पताल वाई जेड डब्ल्यू एक्स। तो अब हम देखते हैं किस में है नेगेटिव ज़्यादा। देखिए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है वो आपके 150 और 100। ए नेगेटिव डब्ल्यू में 150 है और बी नेगेटिव बी डब्ल्यू में 100 है। बाकी सब में 50-50, 150-50 और 150-50। तो आपका जो है सही है वो है, सही उत्तर है हमारा अस्पताल डब्ल्यू। तो ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या में से ए नेगेटिव रक्त समूह के कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालनी है कि टोटल पहले देख लीजिए कितने हो गए, उसके बाद ए नेगेटिव की जो है टोटल कर लीजिए सभी अस्पतालों का। तो 200 और ये जो आपके हो गए 200, 400 आपके कितने हो गए ए नेगेटिव। और वो क्या पूछ रहा है, वो देखिए पूछ क्या रहा है, एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या में से। तो आपको क्या करना है, ये सब डाटा को प्लस कर देना है। सब डाटा को प्लस करेंगे तो आप कर दीजिए 1500, 1500, तो आपके 2000, है ना। और ये आपके कितने हो गए 400। अब इसका बस परसेंटेज निकाल दीजिए 2000, 400 की परसेंटेज टोटल 2000। तो आपका सी कितना है 13.33%। आपको परसेंटेज निकालना दोस्तों आता ही होगा। देखिए, ये रहा आपका 1500 प्लस 1500, 3000। हाँ, माफ़ करिएगा दोस्तों, कितने हो गए, मैं 2000 बोल रहा था, गलती हो गई दोस्तों, माफ़ करिएगा। तो ये आपका 1500, 1500 कितने हो गए 3000। और 3000 को आपने प्लस किया, 400 निकाला, और आप तुरंत परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो टोटल हो रहा था वो कितना था आपका 400, और पूरा टोटल कितना है 3000। तो 400 अपॉन 3000 इंटू 100। ठीक है, तो पूरे टोटल को हमेशा नीचे रख देते हैं इंटू 100। आपका 13.33% आ गया। ए पॉजिटिव कैसे और ए नेगेटिव कैसों के बीच क्या अनुपात है। ए पॉजिटिव केसों और बी ए नेगेटिव केसों के बीच में क्या अनुपात है, यहाँ रेशियो निकालना है। तो ए पॉजिटिव केस और क्या है आपका बी पॉजिटिव केस के बीच का क्या अनुपात है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ए पॉजिटिव और बी क्या है ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव
दोनों का हम टोटल करेंगे, जब टोटल करेंगे तो इनको अपॉन में रखेंगे, उनका डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे, देखिए ये था ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, हमने ऊपर टोटल किया दोनों का 900/4, 900/4 को सबसे कम मिनिमम फॉर्म में कितना हो गया 9/4, और रेशियो में लिखते हैं तो 9:4, ठीक है, 9:4। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों पे आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही इनमें बहुत ज़्यादा समय जाना है, देखते ही आप सवाल कर लेंगे। रिपोर्ट किए गए कुल पॉजिटिव केसों में बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है, तो देखिए बी पॉजिटिव केसों का परसेंटेज, तो टोटल कितने रिपोर्ट किए गए 3000। अब हम सबसे पहले जो हमने पहले किया था, अब हमें क्या देखना, बी पॉजिटिव कितने हैं दोस्तों, बी पॉजिटिव हमारे कितने हैं यहाँ पे 200 और 300, 500, 800, 850, और क्या करेंगे 850/3000 इंटू 100, तो 3000 में से आपने जीरो हटा दिए दो, देखिए 3000 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका ये रहा, है ना, कितना हो गया 850, आपका ये क्या दे रहा है 900 + 850, तो उसने क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया क्या, चलिए रिपोर्ट किए गए कुल पॉजिटिव, दोस्तों हाँ, तो ये गलती आपसे एग्जाम में भी ना हो पाए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चनों को पूरा नहीं पढ़ा, गलत पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, तो आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका कि पॉजिटिव केस, तो आपका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का टोटल करेंगे और उसका टोटल करेंगे, उसका टोटल है 850, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का टोटल, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का दोस्तों को टोटल है आपका, उसे टोटल करेंगे, वो है आपका 1750, तो आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आपका हो गया 85/70, तो आपका सही उत्तर हो गया 48.57%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तालिका में रिपोर्ट किए गए रक्त समूह का प्रतिशत कितना है, रक्त समूह का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये पूछा गया है, किससे प्रतिशत निकालना है, यह प्रश्न में नहीं किया गया है जी, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, अच्छे अधिगम और समाज कौशल को विकसित करने वाले अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो दोस्तों ये आपका किससे बताइए, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े कोचिंग्स आपसे सिर्फ एक बात कह रही हैं कि कौन से यूनिट्स में से नेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, दोस्तों नेट में पूरी 10 यूनिट्स में से सभी में से बराबर प्रश्न आते हैं, किसी में एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, किसी में से कम ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो आप किसी की बातों में ना आइए और अफवाहों से दूर रहिए। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो दोस्तों बी एकदम सही उत्तर है, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी अधिगम की विशेषता, विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है, व्यक्तिगत दायित्व, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, आमने सामने की अंतक्रिया, समूह प्रसंस्करण। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, व्यक्तिगत दायित्व, ये हमारा सही उत्तर है। व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तब अस्तित्व में आता है जब प्रत्येक व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, परिणाम को समूह को हस्तांतरित कर दिया जाता है एवं प्रत्येक व्यक्ति से उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अगर आप वीडियो देखोगे भी नहीं ना, सिर्फ सुनोगे, वीडियो को चला के रख दोगे, ब्लूटूथ यूज़ करोगे, हेडफोन यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ करोगे नहीं करोगे, सिर्फ आप सुनोगे, तो भी मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपका नेट निकल जाएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो इसमें से 50% आपका आना ही आना है। दोस्तों अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, और भी आपके लिए क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। दोस्तों मैचिंग बहुत आती है, तो मैचिंग को हमेशा पढ़ें। अध्यापन का मॉडल, विकासक, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, फैन शेफ्टले, संरचित जांच, डेविड जॉनसन, भूमिका निर्वाह, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर, विद्या स्तरीय जांच, विधि शास्त्रीय जांच, रॉबर्ट स्लाविन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे ही उत्तर आएंगे। ये आपके जो ऑप्शन है ना, ये भी आपको कंफ्यूजन कर देते हैं। अगर आपको सही भी आ रहा है लेकिन आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आप आते हुए भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों बी इसका सही उत्तर है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। दोस्तों तो चलिए, ए का सेकंड क्या है, डेविड जॉनसन, और संरचित जांच इसका क्या है बताइए, संरचित जांच है रॉबर्ट स्लेवलिन। भूमिका निर्वाह यह है आपका डेविड जॉनसन, और विधि शास्त्रीय जांच है दोस्तों आपकी, माफ करिएगा, विधि शास्त्रीय जांच है दोस्तों आपकी डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों केवल ABC, केवल BCD, केवल A और D, केवल ACD। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, केवल ABC, क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड के अंतर्गत शिक्षक के क्रियाकलापों को केंद्र प्रशिक्षु उन्मुखी होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियों की विशेषताएं। देखिए दोस्तों यहाँ आपको कितनी ब्रीफली समझाया जा रहा है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आप किसी भी बड़े चैनल पर चले जाइए, लाख रुपए तक की फीस भर दीजिए, क्वेश्चन वो अपने घर से बना के नहीं लाता है। क्वेश्चन वो आपको किसी बुक से ही कराएगा, लेकिन क्या है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कहाँ से पढ़ा रहा है, आपको अंधेरे में रखेगा, कुछ भी आपको क्लियर नहीं बताएगा। चलिए दोस्तों, प्रशिक्षुओं के कौशल का विकास, प्रशिक्षुओं की रुचि के आधार पर अधिगम प्रक्रिया, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सहकारी अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन और क्रियाशील अधिगम। दोस्तों वहां से भी आपको 3 दिए थे, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें से अगर इनमें से भी कोई पॉइंट है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसे एक मॉडल हैं जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणी में रखना, विषय समस्या की पहचान, श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना, विषय समस्या के से संगत आंकड़ों की गणना करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ABCD, BCAD, BDAC और DACB। चलिए दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर है वो है BDAC। हमने इसको किस में लगाया है, विषय समस्या की पहचान सबसे पहले करते हैं, विषय समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना, और आपका सी ऑप्शन है श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, संकल्पना मॉडल अधिगम की एक आगमनात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को अवधारणाओं के उदाहरण के एक छोटे से समुच्चय और अध्ययन करके किसी अवधारणा को समझने में मदद करता है। दायित्व है कि अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क का फर्नीचर होती हैं। एक बेहतर मस्तिष्क आनंद, अकादमिक सफलता, नागरिकता, करियर संतुष्टि तथा आजीवन अधिगम का स्रोत है। संकल्पना निर्माण के चरणों का सही क्रम, विषय समस्या की पहचान, समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना, मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना तथा श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मक,
कृत्रिमता और तादात्म्य प्रभाव। तो प्रतिक्रियात्मकता होगी दोस्तों, जब एक उत्तरदायित्व को स्वयं मापने जाने की क्रिया होती है तो उसे व्यवहार का इससे प्रभाव का प्रतिक्रियात्मक कहा जाता है। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा और अधि पुनरीक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वृत्तांत पुनरीक्षा। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा नैरेटिव रिव्यू कहा जाता है। वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण है जो ये शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? उपकरण का परिवर्तन, यादृच्छिकरण, मिलान करना, चरों को हटाना और शोध विधि को परिवर्तित करना। तो दोस्तों ऑप्शन चुनने आपको वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ABC ऐसे ही पूछेगा, कभी आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एक ब्रह्मचर्य ऐसा, तो 20 का सही उत्तर है B, C और D। एक ब्रह्मचर्य ऐसा कारक है जो किसी प्रयोग के आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि असंगत चर किसी शोध की व्याख्या एवं परिणाम को बल दे सकते हैं, इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। दायित्व है कि किसी भी शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है: यादृच्छिकरण, मिलान करना, चरों को हटाना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखे, दूसरा कारण रीजन आर। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप किसी का भी एग्जाम दो, पेपर 1 और पेपर 2 में ये जरूर आते हैं, आपका कोई भी विषय हो। गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है, जिसे बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। कारण है, अविकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है, क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो हमेशा सेम रहते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। वैधता का प्रकार, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रत्यक्ष फेस, वैधता, उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक, समवर्ती वैधता, रचना और भविष्य सूचक। तो मापन की सीमा का संकेतक, एक नए परीक्षण की पूर्वी स्थापित परीक्षण से तुलना, किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करता है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ भी आपको हमेशा ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका डी सही है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी व्याख्या की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि वही मुख्य है, वही इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्ष वैधता, फेस वैलिडिटी वैधता का एक सरल प्रकार है। प्रत्यक्ष वैधता, प्रत्यक्ष जहाँ कोई व्यक्ति सतही या व्यक्तिपरक मूल्यांकन लागू करता है, इस वैधता में उपकरण की उपयुक्तता के संकेतन का परीक्षण किया जाता है। समवर्ती वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जहां तक एक माप के परिणाम उसी के एक स्थापित माप के परिणामों के साथ सह संबंधित होते हैं। इस वैधता में एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना की जाती है। रचना एक अमूर्त विचार, अंतर्निहित विषय या विषय वस्तु है, जिसे सर्वेक्षण प्रश्नों का प्रयोग करके मापा जाता है। वस्तुतः यह मापन की सीमा का संकेतक है। दायित्व है कि भविष्य सूचक अनुसंधान मुख्य रूप से पूर्व अनुमान से संबंधित होता है। इसमें किसी मापनी पर एक स्कोर होता है जो उपयुक्त सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करता है। संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू क्या प्रदर्शित करता है? श्रोताओं की प्राथमिकता, वक्ता का व्यक्तित्व, केंद्रित दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का निम्न स्तर। तो बी एकदम सही है, वक्ता का
व्यक्तित्व। संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू वक्ता का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। संप्रेषण के वे पहलू जिसमें कोई वक्ता स्वयं के किसी गुणात्मक या परिमाणात्मक पहलू को अभिव्यक्त करता है, वह वक्ता के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे हैं, उन्हें विलग होना चाहिए, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ABC, BCD, DEA और CDE। तो उत्तर डी दोस्तों सही है, CDE। मानवीय सभ्यता के उद्विकास में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः संप्रेषण की एक बेहतर कला मानवों में भाषा के उद्विकास एवं तार्किक अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। संप्रेषकों को संप्रेषण के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, जिन्हें सुनहरे नियम भी कहा जाता है। संप्रेषण के दौरान सुना जाना अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उनको समझा जाना आवश्यक होता है, उनको यथासंभव उत्साहवर्धन आवश्यक होना चाहिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन एक के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में है। अभिकथन एक, कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। कारण संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो उत्तर ए जो है दोस्तों वो आपका सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। किसी भी कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। सामान्यतः जिस छात्र में ज्ञान कौशल की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति पाई जाती है उसका संप्रेषण कौशल भी बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण सक्षमता विभिन्न आयामों को समाहित करती है। संप्रेषण सक्षमता में ज्ञान का अनुकूलन भी एक प्रमुख तत्व है, अर्थात संप्रेषण क्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। कक्षागत भाषण के निम्नांकित तथ्यों के सही क्रम में रखें। प्रस्तावना, वर्णन, पुनर्निर्देशन और स्पष्टीकरण, उपसंहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो डी है दोस्तों आपका सही उत्तर है, ABECD। कक्षागत भाषण एक प्रभावी संप्रेषण है। कक्षा भाषण का एक औपचारिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्व शामिल किए जाते हैं। इन हिस्सों का सही क्रम प्रस्तावना, वर्णन, उपसंहार, पुनर्निर्देशन तथा स्पष्टीकरण है। कक्षागत भाषण को संप्रेषित करते हुए चुने हुए विषय का वस्तुनिष्ठ ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त चुने हुए विषय में प्रस्तुतिकरण जितना ज़्यादा सुस्पष्टता से होता है भाषण में उतनी ही प्रभावी हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपने यहाँ से कुछ आपने आकलन किया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए कि आपके विद्वान और संप्रेषण चर आदिशंकर, भरतमुनि, पाणिनि और रामानुज दोस्तों चारों भारतीय हैं। भारतीय कोई भी प्रश्न भारतीयों से रिलेटेड हो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। जैसे पेपर 2 को जो मैं करा रहा हूँ आप पेपर 2 जाके देख सकते हैं दोस्तों। हिंदी आपकी GS की क्लास चल रही है, हिंदी की चल रही है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की चल रही है, नेट JRF और पेपर 1 की चल रही है दोस्तों। स्टैटिक GK और आपकी करंट लगातार आपको मिल रही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ तो इनका जो है सही उत्तर है वो है ए का 4th है दोस्तों, आदिशंकर। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भरतमुनि दोस्तों। रस की अवधारणा और आपके जो पाणिनि है उनका व्याकरण का महत्व और रामानुज का है दोस्तों देसी भाषा का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगली ओर निम्नांकित में से 3105 की निकटतम और 21 द्वारा पूर्णत विभाज्य संख्या कौन सी है? 3101, 3108 और 3087 और 3107। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 3108। निम्नांकित में से 3105 की निकटतम और 21 द्वारा पूर्णत विभाज्य संख्या क्या है? 3108। वो क्या कह रहा है कि 3105 की निकट कौन सी है और 21 से जो पूरी तरह जिसमें भाग चला जाए वो संख्या
कौन सी है, तो 21 से पूरी तरह जो भाग आता है वो 178 बार 3108 में आता है, अतः 3105 की निकटतम संख्या 3108 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, मीटर सेकंड में दी गई चाल को किलोमीटर घंटा चाल में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। कथन 1, किलोमीटर में दी गई चाल को मीटर सेकंड चाल में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कथन गलत हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। मीटर पर सेकंड देखिए 1/1000 किलोमीटर, 1/60 × 60 घंटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप एक बार चाहें दोस्तों तो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, पर मुझे नहीं लगता इसके सॉल्यूशन को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग वाकई पहले से काफ़ी होशियार हैं और मुझे लगता है आपको ये नॉर्मल सॉल्यूशन। नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं, ये दोस्तों याद रखिए, बताइए कितने पद हैं। यहाँ पूछ रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं, तो वो पूछ रहा है पद कितने और इसका आंसर आप बताइए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कितने पद हैं, कैसे इसको करते हैं। चलिए 1 2 4 8 और 4096। तो पहले हम इसको पूरा करेंगे। इसमें जो आपको लग रहा हो कि इसमें क्या हो रहा है, तो वो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है टी एन इज इक्वल टू ए आर एन, जहाँ टी एन इज इक्वल टू श्रेणी का nवां पद है, ए इज इक्वल टू प्रथम पद, आर इज इक्वल टू सर्वानुपात, एन इज इक्वल टू पदों की संख्या। तो आर इज इक्वल टू 2/1, 4/2, 8/4 और 2। उपरोक्त सूत्र से जो फॉर्मूला था जो हमने ऊपर देखा, वो फॉर्मूला हमें लगाना है। जब हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये 4096 इज इक्वल टू 1 × 2n1, तो 2 12, 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13। -1 का हमेशा इज इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये दोस्तों आप जानते होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट बार। क्या लिखा है, देखिए इनफाइनाइट बार है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 5। देखिए x इज इक्वल टू 5 × x, जहाँ x इज इक्वल टू ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × x, और x से x कट के x इज इक्वल टू 5। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची ये 2, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। 90 से कम का कोण, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है 90 से अधिक, किंतु 180 से कम के कोण, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। हम इसकी यहाँ व्याख्या पढ़ लेते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं दोस्तों, संपूरक कोण जो होते हैं दोस्तों, माफ करिएगा, संपूरक कोण जो होते हैं वो आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं, आप वहाँ आंसर पढ़ने से बढ़िया मैं आपको ये व्याख्या करा रहा हूँ, इसको आप समझ लो, ताकि जब भी और कोई आंसर इससे आएगा तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। संपूरक जिनका 180 डिग्री और कोटिपूरक जिनका 90 डिग्री। न्यून कोण एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम। ये दोस्तों आपने बहुत पहले मैथ में पढ़े होंगे स्कूल में। संपूरक कोण देखिए, आपका कोटिपूरक कोण ये देखिए, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। आपको बस वीडियो देखनी है, चैनल को लाइक करना है दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, न्याय पद्धति के व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। कथन दो, पाश्चात्य तर्क में न्याय
न्यायिकी अभिव्यक्ति के आंतरिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर का चयन होगा वो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं और इनके दोस्तों जो ऑप्शन है वो लगभग सेम है। तो कथन 1 और कथन 2 दोस्तों दोनों सत्य हैं। न्याय भारतीय दर्शन के दर्शनों में 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। यह दर्शन मुख्यतः ज्ञान मीमांस पक्ष पर जोर देता है। दायित्व है कि पाश्चात्य दर्शन न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल लेता है। भारतीय दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा दोनों पहलुओं पर समान मात्रा में जोर देता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसीय पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। वही आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं। किसी तर्क के मूल्यांकन में 2 चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। कथन 2 है दोस्तों, निगमनात्मक तर्क जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकलता है वैध कहे जाते हैं, और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दोस्तों हमेशा वही रहते हैं जो मैंने आपको पहले अभी बताए थे। तो इसका भी सही उत्तर है, दोनों सही हैं। फर्स्ट और कथन 1 2 दोनों सही हैं। किसी पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है? ए, जब श्रृंखला के प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में बड़ा होता जाता है। जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने परवर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट करता है। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में छोटा हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए और बी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए और डी सही है। तो ऑप्शन है केवल ए और बी दोस्तों सही है। अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्यायिकी तर्क के निम्नांकित 5 चरणों को क्रमानुसार रखें। ए, पहाड़ पर आग है, रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, इसलिए पहाड़ पर आग है। धुएं के कारण जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, जैसा कि रसोई घर में होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो डी सही है, ए डी ई बी। ए डी ई बी सी। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क के 5 चरण इस प्रकार हैं। पहाड़ पर आग है, प्रतिज्ञा, धुएं के कारण हेतु, जहां धुआं है वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर में। उदाहरण, रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है। उपनय, इसलिए पहाड़ पर आग है। निष्कर्ष, तो सबसे पहले दोस्तों न्याय दर्शन के अनुसार जो अनुमान है ये दोस्तों आपको कोई शेयर नहीं करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिल रहा है, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री। और साथ में आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है न्याय दर्शन के अनुसार, देखिए आपका इसमें होता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष। 5 चीज़ें होती हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। तो दोनों को दोस्तों पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। कथन 2 चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंध होता है, तो उन दोनों के बीच नियत असहचर व्याप्ति का संबंध माना जाता है।
कथन 2, यदि दो चीजों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत सहचार का संबंध माना जाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, चलिए जानते हैं। इनके ऑप्शन हमेशा वही रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कंप्यूटर, अब देखिए दोस्तों आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए जो कि हर एक यूनिट में आते हैं। पता नहीं इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले झूठ क्यों बोलते हैं। कंप्यूटर में से ASCII का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और ब्राइट एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंधन और रखरखाव के लिए श्री हर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा? प्रोग्रामर, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, नेटवर्किंग डिजाइनर और वेब डिजाइनर। तो दोस्तों होगा नेटवर्किंग डिजाइनर। नेटवर्किंग आर्किटेक्ट और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंधन का रखरखाव को कार्य नेटवर्किंग इंजीनियर द्वारा किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एजुकेशनल एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है। कथन 2, हार्डवेयर कंप्यूटर से के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कथन 1 असत्य, लेकिन कथन 2 सत्य है। चलिए दोस्तों क्या इसका सही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता के बीच संबंधित स्थापित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। अतः स्पष्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है, ना कि किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे विंडोज 95, 98, 2000, XP, विस्टा 7, 8, 10 इत्यादि। एप्पल का मैक OS और एंड्रॉयड OS। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक एवं मूर्ति भागों को दर्शाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। कथन 1 असत्य और कथन 2 सत्य। मल्टीमीडिया फाइल्स के वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित का संयोजन होता है: टेक्स्ट, पाठ, फोटोग्राफ, वीडियो, कंप्यूटर, ऑडियो। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? इसमें आपका डी ऑप्शन सिर्फ नहीं होता, डी ऑप्शन है कंप्यूटर। अब आप चलिए, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है जिसका अर्थ है माध्यम। किसी सूचना को प्रस्तुत करने हेतु किसी माध्यम का आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन सेकंड हमें पढ़ना है। वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। कथन सेकंड, वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अब अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। वेबिनार शब्द वेब तथा सेमिनार शब्द का संयुक्त रूप है। यह एक आभासी कार्यक्रम है जो कि इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर उपस्थित दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की विद्यमानता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता, साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता, इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उत्तर डी, केवल बी और डी। तो दोस्तों आज जो आपका सही उत्तर है वो है केवल बी और डी। कठोर जल हार्ड वाटर साबुन के साथ फैन उत्पन्न नहीं करता है। जल में घुलित लवणों के आधार पर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है: अस्थायी कठोरता
टेम्परेरी हार्डनेस, जब जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस अस्थायी कठोरता को जल को उबालकर दूर कर लिया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर जल में घुलित बाइकार्बोनेट्स अघुलित कार्बोनेट्स में बदलकर नीचे बैठ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस, जब जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट विद्यमान होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। इस स्थायी कठोर जल की कठोरता को केवल उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता आसवन एवं परम्यूटेट विधि द्वारा भी दूर किए जा सकते हैं। अतः कथन बी और डी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सबसे पहले तो आप ये जान लो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित, तो सन आप यहाँ से क्वेश्चन में से भी चीजें याद कर सकते हो। निम्न में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशन 1985, लंबी दूरी के सीमा पर वायु प्रदूषण का कन्वेंशन 1983, लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975, CITES और मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। तो डी दोस्तों सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण 1986 के पर्यावरण सुधार के लिए तथा संबंधित मामलों के लिए उपबंधन करने के लिए 1986 में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, यह अधिनियम वर्ष 1972 के मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, की घोषणा के क्रियान्वित करने के लिए भारत में संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुपालन में किया गया था। दोस्तों यहाँ कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं स्क्रीन आपके लिए रोक दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक के ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो। चलिए, खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है? चालकता, दाहकता, संक्षारकता और चुंबकीय प्रवृत्ति और अभिक्रियाशीलता। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो केवल A, B, C और E, और ये है आपका सही उत्तर। हम आपका यहाँ सिलेक्ट करते हैं, सही उत्तर है आपका बी, केवल B, C और E। खतरनाक अपशिष्ट की अभिलक्षित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा नियोजित 4 विशेषताओं पर विचार किया जाता है: दाहकता, संक्षारकता और अभिक्रियाशीलता और आपकी विषाक्तता। टॉक्सिसिटी, खतरनाक अपशिष्ट ठोस, द्रव, गैस किसी रूप में हो सकते हैं, यह मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होते हैं। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्राय प्रयुक्त होने वाले बहु क्रिस्टलिन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हैं, वो हैं दोस्तों आपके ए, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स। तो समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल, तो ये आपका समान नहीं, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों को आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटा के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? तो आपका PM 2.5, PM10, SOx और PV। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है वो है आपका डी, PM10 इज ग्रेटर देन SOx, उसके बाद PM 2.5 और PV। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम इस प्रकार है। प्रदूषक और परिवेशी वायु, देखिए दोस्तों आप पूरा क्रम पढ़ लीजिए, 100, 80, 60, 1.0। चलिए, निम्नलिखित में से क्या UGC का उत्तरदायित्व नहीं है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियमन, उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन, अनुरक्षण, संकाय सदस्यों की शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान, विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। उत्तर भी, उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन, अनुरक्षण। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता
के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित करते हुए इसकी स्थापना की तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिनांक 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का उद्घाटन किया। इसे वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा सर्वाधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश का एकमात्र अनुदान प्रदाता अभिकरण है जिसे 2 उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। यथा निधियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों समन्वय, निर्धारण और उनका रखरखाव करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में निम्नलिखित उत्तरदायित्व: विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वयन, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षण और शोध के मानकों का निर्धारण एवं रखरखाव, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान का सवितरण। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए की जाने वाली अनिवार्य। ये सब दोस्तों आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, एस चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव, अमात्य सेन। तो अमात्य सेन दोस्तों कौन थे बताइए? अमात्य सेन बताइए दोस्तों, ये बहुत सरल है, मुझे पता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? एस चंद्रशेखर कौन थे? तो दोस्तों चलिए हम इनका मिलान कर लेते हैं। ए जो सही उत्तर इन्होंने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? साहित्य से संबंधित थे। एस चंद्रशेखर जो थे भौतिकी थे। अमात्य सेन दोस्तों अर्थशास्त्रीय थे, अर्थशास्त्र से संबंधित थे। इनको नोबेल पीस प्राइज भी दोस्तों मिला है। मंजुल भार्गव जो थे गणित और अमात्य सेन अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन। दोस्तों इनके ऑप्शन हमेशा सेम होते हैं। चलिए कथन पढ़ते हैं। अभिकथन: उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। रीजन: उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूह की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो भी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? तो दोस्तों कौन कौन से हैं विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान? सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो भारत में कौन कौन से हैं दोस्तों? सी, ए, डी और ई। ये सामुदायिक विश्वविद्यालय और ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कथन: भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। चलिए कथन 2 है दोस्तों कि ब्रितानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सी कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस पैराग्राफ वाला मैंने आपको बताया था ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना होगा पहले तो पूरा। जब हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे हमें क्वेश्चन तभी मिलेंगे दोस्तों। मैं आपके सामने पैराग्राफ एक बार घुमा दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। बहुत अधिक फुर्सत के क्षणों का परिणाम होगा अधिक उत्पादकता, मनोरंजन का अवसर, निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे, बढ़ी हुई वर्जनाहीनता। तो दोस्तों जो सही है निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे। चलिए दोस्तों, जब स्थानीय उत्पादन निम्न स्तर की गुणवत्ता के हों तो उपभोक्ता की पसंद होगी। आयातित वस्तुएं गुणवत्ता परक वस्तुओं के लिए ज़्यादा खर्च करना, अधिक फुर्सत वाली गतिविधियों में शामिल होना और है आपका अभीष्ट खरीदारी को नकारना। तो ये आपका सही उत्तर है। गद्यांश का जब स्थानीय उत्पादक निम्न स्तर की गुणवत्ता के हों तो उपभोक्ता की पसंद आयातित वस्तुएं होगी। ईमानदार निष्पादन का विचार जुड़ा है स्थानीय उत्पादन के लिए उच्च कीमतों से होने वाली आय। तो आपका दोस्तों सही उत्तर है ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली
आय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की मांग करने वाली गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? तो दोस्तों हम कैसे जा सकते हैं? डी, गुणवत्तापूर्वक वस्तुओं को उत्पादित करने और उसका उचित मूल्य रखना। डी एकदम सही उत्तर है दोस्तों। निम्न गुणवत्ता उत्पादक के मुद्दे का इसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है। ए, ईमानदार कार्य कुशलता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे आपकी ये शिफ्ट दोस्तों पूरी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कंटिन्यूस आप प्लेलिस्ट जाके दोस्तों चेक करो। आप एक बार सारी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करें। और दोस्तों जो भी कुछ आपको अच्छा लगे या कुछ आपको नहीं से अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।